सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, पाकिस्तान चलेंगे, हमारे ब्यूरो चीफ हैं पाकिस्तान में। और जो हमारे पास इत्तला है कि बारिशों की वजह से हर तरफ पानी ही पानी है। सर, क्या हालात चल रहे हैं यहाँ पे? जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। ये गुज़श्ता 2-3 दिनों से बहुत ज्यादा जो बारिशें हुई हैं, उसके अलावा रावलपिंडी में और इस्लामाबाद में भी मामूल से ज्यादा बारिशें होने की वजह से सैलाब की सूरत हाल पैदा हो चुकी है। नाला नई के अंदर जो है पानी 20 फुट तक तजावज कर चुका है, 20 फुट से ऊपर। और चकवाल में जो है वो बादल फटने की वजह से 423 मिलीमीटर बारिश जो है वो हुई वहां पर, जिसकी वजह से वहां पर सैलाबी सूरत हाल हो गई, जिसकी वजह से पाकिस्तान आर्मी को बजरिया हेलीकॉप्टर वहां से फैमिलीज को रेस्क्यू करना पड़ा। तो रावलपिंडी, इस्लामाबाद और उसके गिरदोनवा में जो है वो सैलाब की कंडीशन है। इसी तरह चन्योट के इलाका है, चन्योट है, दरिया चनाब है उसके करीब, चनाब नगर और दूसरे जो इलाके हैं मसाफात है, वहां पर भी बारिशों की वजह से बहुत ज्यादा पानी जो है वो सैलाबी जो है वो सिचुएशन बनी हुई है। वहां पर रेन अलर्ट जारी कर दिया गया और कोशिश ये की जा रही है कि जो लोग घरों में फंसे हुए हैं उनको रेस्क्यू किया जाए, और कोशिश की जा रही है कि जितनी जल्द अज जल्द पानी को निकाल के लोगों को रेस्क्यू किया जा सके और इतने इंतजाम को क्लियर किया जा सके। तमाम डीसीओ को और असिस्टेंट कमिश्नर्स को मौके पर तैनात किया गया और कहा गया कि जब तक जो रेन इमरजेंसी क्लियर नहीं होती तब तक वो वहीं पर मौजूद रहेंगे। सर, ये बताइए कि लाहौर में क्या सूरत हाल है? जी, इसी तरह बारिशों का जो असर है लाहौर में भी हुआ है। लाहौर के अंदर जो पोश इलाके हैं जैसे बहरिया टाउन है और गुलबर्ग का इलाका है, डिफेंस के इलाके हैं, वहां पर भी जो 4 घंटे मुसलसल बारिश हुई थी तो जो मेन जो शाहराहें हैं वो सारी पानी में डूब चुकी थी। और उसी तरह जो अंदरून लाहौर का इलाका है, शाद बाग हो गया, रेलवे स्टेशन, दमोरिया पुल वगैरह, बदामी बाग और ये जो नशेबी इलाके हैं ये भी बारिश के पानी की वजह से डूब चुके थे। तो वहां पर वासा की जो गाड़ियां हैं और पंप स्टेशन जो है वो मुसलसल काम कर रहे थे, लेकिन बारिश के तेज होने की वजह से जो है वो पानी के अंदर वक्ती तौर पे तो कोई चीज नहीं कंट्रोल हो सकी, लेकिन जैसे ही बारिश हटी है तो उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके जो है वो पानी निकलना शुरू हो गया था। और जो पोश इलाके हैं उनमें तो तकरीबन 2 घंटे के बाद बारिश से पानी क्लियर हो चुका था, लेकिन जो नशेबी इलाके हैं वहां पर 5 से 6 घंटे लगे थे इस सारे मामला के अंदर। और टोटल अगर आप बात करें तो पूरे पंजाब के अंदर 133 अफराद जो है वो छतें गिरने और दीवारें गिरने की वजह से जो है वो जाँ बहक हो गए थे और 211 अफराद जो है वो जख्मी है, तो जिनको मुख्तलिफ अस्पताल के अंदर जो है वो रेस्क्यू किया गया। सर, ये बताइए कि पाकिस्तान में इस वक्त बेगुनाह लोग जो हैं, जिन पे तौहीन मज़हब, तौहीन रसालत लगा के जेलों में डाला गया है, उस पर बड़ी बातचीत हो रही, लेकिन कुछ लोग हैं वो चाहते हैं कि अभी भी वो जेलों में रहें। पता भी चल चुका है कि बेगुनाह है, इन पे झूठे केस डाले गए हैं। क्या देख रहे हैं वहां पे आप? जी बिल्कुल, ये एक केस चल रहा था इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मिस्टर जस्टिस इजाज साग साहब है, उनके पास एक केस लगा हुआ था ब्लास्फेमी और गैंग का, जिसके अंदर राव अब्दुल रहीम और हसन मुआविया जो है इनको बुलाया गया था। तो उनके जो जज साहब है उन्होंने फैसला सुना दिया है और उन्होंने ये कहा है कि फेडरल गवर्नमेंट जो है इसके ऊपर फैक्ट फाइंडिंग कमेटी जो है वो एक कमीशन बनाएगी और वो कमीशन जो है वो तकरीबन 4 माह के अंदर इसकी सारी तहकीकात करेगा। और हमें ये डाउट है कि फेडरल इंटेलिजेंस एजेंसी FIA और कुछ लोगों के मिली भगत के साथ ये सारा प्रोग्राम किया गया है। और जो अदालत है इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जज है उन्होंने बताया है कि हमने इस तमाम मामले को बड़ा सीरियस तौर पर देखा है, क्योंकि 100 से ज्यादा पिटीशन के लिए दरखास्त हमें मौसूल हुई थी, जिसमें बेगुनाह शहरियों के ऊपर 298C और 295A और तौहीन मजहब के जो FIR दर्ज की गई थी। तो जो सरासर उसमें से अभी तक की तहकीकात के मुताबिक जाली करार पाई है, जिसके अंदर जज भी जिसके अंदर वकला भी मुलव्वस है और FIA भी मुलव्वस है। तो अब इस फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का जो फैसला आ गया है, जो जज साहब ने फेडरल गवर्नमेंट को दे दिया है कि अब उन्होंने 4 माह के अंदर इसके ऊपर रिपोर्ट और तहकीकात मुकम्मल करके जवाब देना है कि क्या वाकई ये लोग जो है इन लोग कसूरवार थे और किन के कहने के ऊपर कौन कौन इसके अंदर मुलव्वस है। तो अब देखना ये है कि जो मुख्तलिफ इलाकों में और शहरों में 250 से 300 के करीब अफराद जेलों में इस वक्त भी कैद है, जिनके ऊपर तौहीन मजहब की दफात लगी हुई है। तो देखना ये है कि इस फैसले के बाद उसके ऊपर इसका क्या असर पड़ता है। तो उम्मीद है कि आप जज साहबान जो जमानत देते हुए परेशान हो रहे थे, आप केस के बाद वो जल्द उनकी जमानत सामने हो जाएगी। अच्छा, ये भी देखा गया कि कुछ लोग मुखालफत भी कर रहे हैं कि ये जज साहब गलत फैसला कर रहे हैं। ऐसे कवानीन जो हैं और इसके तहत जो लोग जेल में गए हैं वो किसी न किसी वजह से गए हैं। तो आप देख रहे हैं कि इस तरह के वकला भी सामने आए।
जी बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि जो टीएलपी के जो सैफी साहब है, रवान सैफी साहब है, जो इस केस में भी पेश हुए थे, वो और इसके अलावा जमीयत अहले हदीस जो है वो, उन्होंने इस बात के ऊपर बहुत ज्यादा, और पंजाब बार कौंसिल के चंद वकला है जिन्होंने इसके ऊपर बड़ा एतराज किया है कि ये फैक्ट फाइंडिंग नहीं होनी चाहिए। तो ये जहाँ पर ये जो मामला है बहुत हसास है और 298 सी के ऊपर कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। लेकिन देखने में ये बात आई है कि आप जैसे ही जस्टिस इजाज इसाक साहब ने सारा जो है इनकी बात सुनने के बाद सारी बात खोल कर रख दी है कि ये लोग और पुलिस और वकला और FIM मुलव्वस है जो कि एक मिली भगत से लोगों के ऊपर केस करते थे। तो अब जो दूसरी पार्टी है वो उसमें एक तशवीश की लहर दौड़ गई है कि अगर आप फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के अंदर हम पेश होंगे तो हमारी सारी बातें खोल कर सामने आ जाएंगी और ये सब कुछ कैमरे के सामने होगा। जैसे आप सोशल मीडिया पे बार बार बोल के क्लिप्स भी चलाए जा रहे हैं जिसके अंदर ये एक दूसरे के साथ जज साहब के साथ आर्गू कर रहे हैं। तो देखने में यही आ रहा है कि उनको ये तकलीफ है कि ये फैसला जो जज साहब ने दिया है ये गलत है, ये बिल्कुल जो है कानून के खिलाफ है और हम इसके ऊपर एहतजाज भी करेंगे और बड़े फोरम पे बात भी करेंगे। लेकिन जज साहब ने कह दिया कि मैंने जो फैसला सुनाना था वो सुना दिया है, अब फेडरल गवर्नमेंट जो है इसके ऊपर कमीशन बनाए ताकि इन सारे मामलों को जल्द अज जल्द क्लियर किया जा सके। सर दोबारा कुछ पोस्टें हमारे सामने आई है कि अहमदियों की मसाजिद को बंद किया जाए और धमकियां दी जा रही है। कौन लोग हैं ये इस तरह की पोस्ट करने वाले? जी बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। ये जो सोशल मीडिया है, ट्विटर है, इसके अलावा फेसबुक है, उसके ऊपर जो TLP की क़यादत है उनके जो मुख्तलिफ ओहदेदारान हैं वो बार बार जो है सोशल मीडिया के ऊपर पॉम्फलेट बनाकर और चीजें बनाकर जो है वो कादियानी कम्युनिटी को हरासा करने की कोशिश कर रहे हैं और उसके अंदर बार बार ये बात कही जा रही है। अपनी अपनी तंजीम से कहा जा रहा है कि जो TLP के लाहौर के जो डिविजनल अमीर है वो कोशिश क्यों नहीं करते, वो क्यों नहीं आराम से बैठे हुए। उनका काम है कि वो गरीशों में जो कादियानी इबादतगाह है उसको फौरी तौर पर सील करवाएं, बंद करवाएं। बल्कि अगर आप कहते हैं तो मैं उनको उनकी एक स्टेटमेंट भी आपको पढ़ के सुना देता हूँ जिसके अंदर उन्होंने ट्विटर के अंदर जिक्र किया है। तो उन्होंने ये बताया है कि गली चौक के साथ साथ इस्लामिया पार्क जो है वो भी दोबारा खुल गया है, नामकबाल टाउन में भी इनको बंद किया जाए, शालामार बाग में भी इनका मराकज जो है वो बंद किया जाए, गार्डन टाउन में भी जो कादियानियों का मराकज है उसको बंद किया जाए। इसके अलावा DHA फेज 1, 2, 3 में भी जो मराकज है उसको बंद किया जाए, इस्लामपुरा में भी बंद किया जाए। और हमारे पास जो है वो कादियानियों की तमाम लिस्टें और इबादतगाहों की तफसील मौजूद है और हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं और अपनी TLP की आला क़यादत से भी अपील करते हैं कि सिर्फ और इनको बंद किया जाए और फौरी तौर पर इस पर अमल किया जाए। तो गवर्नमेंट इस बारे में कुछ कर रही है कि इनको समझाए कि आपको क्या हक हासिल है किसी की भी इबादतगाह को बंद करवाने का? बदकिस्मती के साथ जैसे भी पहले आपके साथ रिपोर्टिंग सारी शेयर की गई है कि पुलिस जो है वो इस वक्त तक जो है वो ज़ाहिर उनके साथ नजर आ रही, क्योंकि जिस जगह पे कोई वाकयात हो जाता है या किसी जगह पे मॉब इकट्ठा होता है तो पुलिस जानबदारी के साथ फैसला करने की बजाय जो वहां पर TLP के 4% अनासर खड़े होते हैं जो उस वक्त नारेबाजी कर रहे होते हैं तो पुलिस उनका साथ देती है। क्योंकि इस वक्त तक जब तक की गवर्नमेंट सीरियस तौर पे सारे मामलों को नहीं देखेगी, क्योंकि यहाँ पर नेशनल एक्शन प्लान के तहत ये बात क्लियर तौर पे वाले तौर पे कानून के अंदर कही जा चुकी है कि कोई बंदा किसी भी मजहब के खिलाफ तौहीन अमेज बात या हेट स्पीच या मवाद को कोई भी चीज शेयर नहीं करेगा। अगर कोई बंदा करेगा तो नेशनल एक्शन प्लान के तहत उसके खिलाफ दहशत गर्दी का मुकदमा दर्ज किया जाएगा, उसके खिलाफ करार वाकई सजा दी जाएगी। तो बदकिस्मती के साथ यहाँ पर एक दूसरे के ऊपर गांड उछालना और उसके बाद एक दूसरे के मदद की तौहीन करना, लोगों को कत्ल की तरफ उकसाना, ये आम बातें हो रही है। क्योंकि अगर इनके ऊपर अमल दरामद किया जाता है नेशनल एक्शन प्लान के ऊपर तो कम अज कम जो ये कादियानी कम्युनिटी है उनको हरासा ना किया जाता और ना ही उनकी जो इबादतगाहें है उसको बंद किया जाता है। ये बात किस्मती के साथ ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर और ग्रुप्स के अंदर बार बार कंपेन करते रहते हैं कि इनको बंद किया जाए, इनको रोका जाए, ये वाजिबुल कत्ल है। क्योंकि हुकूमत जो है इस वक्त तो उसके साथ उस नोटिस के ऊपर बिल्कुल भी अमल नहीं करी जो कि नेशनल एक्शन प्लान के तहत किया गया था, बल्कि वो इन लोगों के साथ ताउन करती है जिसकी वजह से ये लोग बार बार आए रोज इस वाकयात के अंदर जो है वो इजाफा होता जा रहा है। इसके अलावा कोई पाकिस्तान की खबर? हेलो, इसके अलावा एक जी इसके अलावा एक चनियोट में जो है वो दौरे कत्ल का एक फैसला था। तो आज से कुछ अर्सा पहले एक अफराद जो है अल्ताफ है उसने 2 अफराद को कत्ल किया था। तो उसके मतलब की फैसला जज साहब ने सुनाया है। 11 में सब डिस्ट्रिक्ट सेशन जज चनियोट ने
फैसला सुनाते हुए बहुत कलील मुद्दत के अंदर अल्ताफ को जो है वो 2 बार सजाए मौत और 5 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। और पुलिस का ये कहना है कि हमने बड़ी ईमानदारी के साथ जो है इस केस के अंदर जो है तावन किया है और सारे केस को बड़ी एक मेहनत के साथ और सारे शख्स को हमने अदालत के सामने रखा है, जिसके बाद अदालत ने जो है मुजरम अल्ताफ को जो है 2 बार सजाए मौत और 5 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। बहुत शुक्रिया सर। नाज़रीन, पाकिस्तान के हालात आपने देख लिए कि वहाँ पे बाकायदा तौर पर ऐसे कवानीन मौजूद हैं कि आप किसी के खिलाफ पोस्ट नहीं लगा सकते। ये इतनी पोस्टें लगी हुई हैं अहमदियों के खिलाफ और वहाँ इदारे सो रहे हैं। दहशत गर्दी की दफ़ा लगानी चाहिए, इन लोगों को गिरफ्तार करना चाहिए, जो भी कवानीन है उसके मुताबिक सजा देनी चाहिए। और ये जो सैलाब का मसला बना हुआ है वो पानी का, कोई डैम टूट गया रावलपिंडी से, जो भी हमारे बिरोची बता रहे थे, पानी ही पानी हर तरफ है। और जो चिन्योट, चिनाब नगर, लाहौर, साफ़ सुथरा पंजाब, वो पता नहीं अब किधर गया, दोबारा शुरू से बनाएंगे, फिक्र की ज़रूरत नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें हमारे साथ ताकि और भी प्रोग्राम देखते रहें। सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। मैं खुद भी यहाँ जर्मनी में ट्रैवल पे हूँ और इसी हिसाब से आज मैंने सोचा एक प्रोग्राम किया जाए, थोड़ा टाइम भी था प्लेन में। आज जनाब 91 लोग तकरीबन बताया जा रहा है जिनको जर्मनी से डिपोर्ट किया गया। ये कौन लोग थे, अभी इसके बारे में बातचीत करेंगे आपके साथ और आपको बताएंगे कि क्यों इन्हें वापस भेजा गया। ये जनाब अफ़गानिस्तान के लोग थे और ये जितने 91 थे, बताया जा रहा है कि ये सब क्रिमिनल थे और ऐसे ऐसे क्राइम में मुलव्वस थे जिसका मेरा ख़्याल है कि ये किसी इस्लामी मुल्क में वो वाला क्राइम करें तो सर तन से जुदा कर दें। लेकिन यहाँ के लोग, क्योंकि यहाँ के कवानीन जो जर्मनी के हैं वो काफ़ी इतने सख्त नहीं है, सज़ा तो होती है। और ये जितने लोग थे इनमें अक्सरियत ऐसी थी जो रेप के केसों में मुलव्वस थे, चोरी, डकैती, लड़ाई झगड़ा, गाड़ियाँ चोरी करनी, लोगों के घरों में जाके चोरी करनी, लूट मार करनी, ऐसे तमाम लोग उन्होंने पकड़ के 91 डायरेक्ट यहाँ से काबुल लाइप्ज़िग से प्लेन चला गया। यहाँ पे मैं आपको बताता जाऊँ, मैं अक्सर प्रोग्रामों में ये जिक्र करता रहता हूँ कि जो हालात हैं जर्मनी के काफ़ी टाइट हैं और ये जो क्रिमिनल लोग हैं इनसे बड़े तंग हैं। इनकी बच्चियाँ बड़ी परेशान हैं। वो कहती है कि कहीं पे भी हम जाएं, स्विमिंग पूल पे जाएं या कहीं भी ट्रेन में सफ़र कर रही हो, अकेली हो, तो हमें परेशान किया जाता है। और जब इसका जायज़ा लिया गया ऐसे क्राइम का, एक नंबर पे अफ़गानिस्तान के लोग आए, नंबर 1, और नंबर 2 पे सीरियन, जो शाम के लोग हैं, अरबी लोग हैं। इनकी शायद तरबियत में कमी रह गई, बड़े अच्छे लोग भी इनमें, मगर ज़्यादा जो हैं वो मसाइल ही पैदा कर रहे हैं, चाहे वो इंग्लैंड में है, चाहे वो जर्मनी में है, चाहे वो किसी भी मुल्क में है। तो इन लोगों को जनाब वहाँ की पुलिस के हवाले किया जाएगा। ये सुबह का त्यारा गया हुआ है पहुँच गया होगा अब तो वहाँ पे सरकारी मेहमान, और जब ये यहाँ की जेल छोड़ के वहाँ की जेल में जाएंगे अफ़गानिस्तान की, तो फिर इन्हें पता चलेगा कि कैसे ज़िंदगी गुजारी जाती है, क्योंकि इनको जाते ही वहाँ से रहाई नहीं मिलने वाली। हो सकता है कि जाते ही छोड़ दे या 2-4 दिन तो सरकारी मेहमान रखेंगे। तो जनाब आज जो मैं आपको बात बताने वाला हूँ वो ये है कि जर्मन अब बड़े तेज़ हो गए हैं। ये जर्मन नहीं, पूरे यूरोपियन लोग जो हैं वो काफ़ी इसमें एक्टिव हो गए हैं। इनके जितने भी बिहोडे हैं, दफ्तर हैं, जो भी इदारे हैं, वो बड़ी तेज़ी के साथ ये काम कर रहे हैं कि जो लोग भी क्रिमिनल हैं उन्हें वापस भेजा जाए। बॉर्डर पे सख्ती है। जर्मनी में अब कम लोग हैं, पहले की निस्बत जो पिछले साल तादाद थी उससे कम आ रहे हैं। लेकिन अभी भी बताया जा रहा है कि इतना क्रिमिनल बंदा यहाँ पे है और कोई दिन खाली नहीं जाता जैसे जो गैर मुल्की हैं वो किसी न किसी क्राइम में मुलव्वस ना हो। वहाँ लोग कहते हैं जी जर्मन ने किया, फिर जर्मनों का तो अपना मुल्क है, वो उनको तो नहीं अब वो अफ़गानिस्तान भेज सकते, भेज तो आपको सकते हैं। इसमें अगर कि पाकिस्तानी भी है तो वो भी
पाकिस्तान जाएंगे और यहाँ नहीं उन्हें रहने दिया जाएगा। इसी तरह स्पेन से भी हमारे पास इतला है कि वहाँ भी जो क्रिमिनल लोग हैं उन पर सख्ती आई हुई है। यूनान से कुछ 40 के लोग जो हैं पाकिस्तानी, उनको वापस भेजा गया है, और वो क्रिमिनल थे या नहीं थे, मगर यूनान की गवर्नमेंट ने भी काफ़ी सख्ती की हुई है। तो आज जहाँ जहाँ भी लोग रहते हैं यूरोप में, उन्हें चाहिए कि कोई भी ऐसा जुर्म ना करे, ताकि छोटे से छोटा जुर्म भी जो है वो नोट किया जाता है और वो आपके लिए मुश्किल पैदा कर सकता है। तो यहाँ पे रहने वाले जितने भी हमारा प्रोग्राम तो पाकिस्तानी ज़्यादा देखते हैं, तो उनको यही मशवरा है कि देखें अपने पेपर गंदे ना करें, वो काम ना करें कि जिसकी वजह से आपको भी फिर अपने वतन भिजवा दिया जाए। क्योंकि अगर तो आप पुरअमन तरीके के साथ फैमिली के साथ यहाँ पे रह रहे हैं, सियासी पनाह पे भी हैं, और आप किसी को दुख तकलीफ़ नहीं दे रहे, तो आपके पास एक मौका होता है कि कभी ये ममालिक लीगल कर देते हैं लोगों को, और फिर उन लोगों को यहाँ पे वीज़े जारी कर देते हैं। काम है, अभी मैं कई लोगों को यहाँ मिला हूँ जर्मनी में, ज़ुबान ही नहीं सीखी, वीज़े लगे हुए हैं। और मैं एक दिन एक सरदार साहब से मिला, वाक़िफ़ थे, तो वो भी कहने लगे मेरे लिए ये मुश्किल बन रही है, मेरे लिए वीज़ा तो मेरे पास है मगर ज़ुबान का मेरे लिए इशू बन रहा है। तो जो बात आज के प्रोग्राम में है कि एक तो जर्मनी में जो रहने वाले हैं वो कम से कम डच सीखें, जो मर्ज़ी हो जाए, और यहाँ पे ये सख्ती कर दी गई है कि डच ज़ुबान जो है वो आपको सीखनी पड़ेगी, काम है वो करना पड़ेगा। और इस पर भी आपको पता है पिछले दिनों इरफान खान साहब ने प्रोग्राम मेरे साथ किया था, बेनिफिट सिस्टम कम कर रहे हैं, और वो कहते हैं जी जाके तो कोई ना कोई काम ढूंढो, काम करना पड़ेगा यहाँ जर्मनी में, और ज़ुबान सीखनी पड़ेगी, फिर ही आपको यहाँ पे कोई ना कोई रहने के लिए जो भी पेपर हैं वो मिलेंगे। कई चीज़ें कई लोगों के पास होल्डिंग है यहाँ पे, वो भी चेक करें, अपने वकला से रब्ता कायम करें, किसी न किसी कानून के तहत उन्हें शायद यहाँ पे रहने का वीज़ा रहायशी मिल जाए ओफनथर्ड लाभ में, तो कोशिश करनी चाहिए। मुझे कुछ लोगों ने लिखा कि हमने नेशनलिटी अप्लाई की हुई है, तो वो आजकल यहाँ पे बर्लिन में तो बड़ी जल्दी नेशनलिटी मिल रही है, 8-9 माह में आपको जर्मन पासपोर्ट मिल जाता है। लेकिन हेसन वगैरह और दूसरे सूबों में थोड़ा डिले हो रहा है, थोड़ी मुश्किल है, और लोग जो है वहाँ पे काफ़ी क्यू में लगे हुए हैं। कई तो 1.5 200 कह रहे हैं 2 साल हो गए हैं, तो उनको वहाँ में इंतज़ार करना पड़ रहा है। मुझे पिछले दिनों एक साहब मिले, कहने लगे मुझे 5 साल इंतज़ार करना पड़ा। तो कई जगह ऐसे हालात भी होते हैं। तो ये जनाब मैंने कहा आपको मुख्तसर सा मैसेज दे दूँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहे हमारे साथ, ताकि और वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। अब्दुल कयूम साहब हमारे साथ हैं स्वीडन से, उनसे आज पूछेंगे कि इंटरनेशनल हालात क्या चल रहे हैं, पाकिस्तान पे भी नज़र डालेंगे। सर सबसे पहले बताइए, ये यूक्रेन जंग जो है, जिस तरह बताया गया था कि जल्द कोई इस तरह का काम होने वाला है, और वहाँ के एक प्रोफेसर ने भी धमकी दी है कि 50 दिन तो बहुत दूर है, उससे पहले ही कोई ना कोई हम काम डाल देंगे। थोड़ी सी तफसील बताएंगे हमारे देखने वालों को। मुबारक साहब, ये बहुत जानी पहचानी बात है कि रशिया एक छोटा मुल्क नहीं है। दुनिया को पता है कि वो एक सुपर ताकत है, और अमेरिका कभी भी डायरेक्टली रशिया के साथ टक्कर नहीं लेने वाला। अमेरिकन सदर की धमकी, फिर उसका रिएक्शन क्या आया पुतिन की तरफ से, उसने कहा वी डोंट केयर, जो भी तू कहता है 50-60 महीना लगा तो 1 दिन लगा, हम तुम्हारी परवाह नहीं करते। और अगर तुम्हारे मिसाइल हमारे मॉस्को के ऊपर या सरजमीन पे गिरे तो हमारी एक ही ऑप्शन है अभी कि हम एटमी हमला डायरेक्ट अमेरिका के ऊपर करेंगे, सीधा अमेरिका के ऊपर करेंगे, और बाकी उसके इत्तेहादी जो है यूरोप में उनके ऊपर करेंगे। बिल्कुल हमारी एक लास्ट ऑप्शन है। और इस धमकी से जो ट्रंप का वो बड़ा सख्त बयान था कि अटैक करो मॉस्को के ऊपर, फौरन यू टर्न उसने ले लिया। वो कहते हैं ठीक है जी, हम इसको डिफेंसिव हथियार तो देंगे यूक्रेन को, लेकिन लॉन्ग रेंज मिसाइल्स नहीं देंगे। तो ये आपको पता ही है, ये ट्रंप जब से आया है ये किस तरह वो डुबकियां मार रहा है, डुबकी मारता है, सुबह और रात को, सुबह और रात को, और रात को और सुबह। तो इसलिए पूरी दुनिया में जो अभी यूरोपियन यूनियन के खिलाफ जो ट्रेड के टैरिफ्स इसने लगाए हुए हैं और चीजें हैं, ये इसके खिलाफ हो गए हैं सारे।
बल्कि इन्होंने यहाँ तक कहा कि जो सोना हमारा उधर तुम्हारे बैंकों में जमा है वापस लेने वाले हैं। बहुत सारे लोग जो है वो ब्रिक्स के बारे में सोचना शुरू हो गए हैं कि नई थर्ड करेंसी भी दुनिया में होनी चाहिए, ताकि यूरोपियन यूनियन और अमेरिका जो है हमारे ऊपर जो हावी है और मजबूर है हम उससे हम निकलें। और बहुत सारे लोग जो हैं जैसे चाइनीज हैं या रशियंस हैं या उसके और ममालिक हैं जो तरक्की करते जा रहे हैं या तरक्की याफ्ता हैं, वो सारे ब्रिक्स की तरफ तवज्जो दे रहे हैं। तो ये ट्रंप को होश आई है कि ये तो खतरनाक किस्म का मैंने बयान दिया था। प्यूटन डरने वाला नहीं है। प्यूटन जिसने ये बयान दिया कि मॉस्को के ऊपर मारो, रात दिन मारता जा रहा है इसको, यूक्रेन को इतना मारा है कि मैंने अभी एक बयान पढ़ा था किसी न्यूज़पेपर में कि वो जो इसका यूक्रेन के सदर है वो पागल हो गया। अभी वो सोचता है कि ये किस मुसीबत में मैंने हाथ डाल दिए। तो लोगों ने उसको मशवरा दिया था कि बंद करो। बल्कि अमेरिकन एक्सपर्ट ने कल एक बहुत बड़ा तबसरा किया। उसने कहा कि इसने किसिंगर ने इसको मशवरा दिया था जो बहुत काबिल आदमी था। इसके बाद बहुत लोगों ने इसको बोला बस कर, तू अपना मुल्क ना गंवा, जो इलाका है ही रशियंस का, जहाँ रशियन बैठे उनको दे दो, जान छुड़ाओ। लेकिन ये बंदा समझा नहीं आज तक। तो अभी तो इसका बचा कुचा कुछ भी नहीं है। लेकिन जिस तरह रशियंस आगे एडवांस जा रहे हैं, ये प्यूटन का अपना एक वर्ड है कि मैंने अपनी फौज को हुक्म दे दिया कि पूरा यूक्रेन पे कब्जा कर लो। तो यूक्रेन के कब्जा करने का मतलब है कि अगर कोई यूरोपियन यूनियन का कोई मुल्क इन्वॉल्व हुआ या अमेरिका इन्वॉल्व हुआ तो उसने पहले धमकी दी हुई है कि हमारे पास एक ऑप्शन बची हुई है और वो एटॉमिक बम्स हैं या एटॉमिक मिसाइल्स हैं, वो हम बगैर बताए कर देंगे, ये उसने बोला है। थोड़ा सा चलते हैं इसराइल की तरफ। शाम पे हमला कर दिया, उसका सदारती महल वगैरह इधर उधर दाएं बाएं, ये क्या चाहता है इसराइल? कब्जा करना चाहता है शाम पे? शाम एक्चुअली मुबारक साहब जब से ये बने हैं, ये आपने देखा कि आपको पता है, बड़ा इल्म है आपके पास, कि पूरी मुसलमान जो बॉर्डरिंग कंट्रीज है उनको इन्होंने तहस नहस किया हुआ है। इसराइल ने मिस्र को कितना मारा, जॉर्डन का इलाका उसने कब्जा किया हुआ है, शाम को आप कहें कि सैकड़ों दफा उसने अटैक किए हैं, लेबनान को कितना मारा है उसने, और इराक के ऊपर भी वो बमबारी करके उनका वो एटमी था या नहीं था कोई जो बना रहे थे वो। इसके बाद लिबिया, ये यमन, ये सब बाकी जितने मुल्क हैं, ईरान तक वो पहुंच गया है। बेशक उसको अभी मार पड़ी है। फर्स्ट टाइम वो कहते हैं कि एक इसराइली ने तबसरा किया, अमेरिकन इसराइली ने, कि फर्स्ट टाइम इसराइल को अगर मार पड़ी है तो ईरान से पड़ी है। और बहुत लोगों ने तो ये बोला कि मुसलमानों में अगर कोई मुसलमान मुल्क भी है तो ईरान ही है, बाकी तो सारे ये सारे जैली इनके फेसेस हैं, ये जैली इस्लाम है इनके अंदर और जैली इस्लामी नाम है इनके। आपको पता ही है जो हमारे पाकिस्तान का हाल है वहां भी यही हाल है कि ऊपर से हम तुम्हारे साथ है तो अंदर से मुनाफिक हैं ये सारे। कोई मुसलमान शहर नहीं है, ना वहाँ इस्लाम है, ना जमहूरियत है, ना कोई मुल्क चल रहा है 76 साल से। इसी तरह अरबों में ये सब डिक्टेटर्स हैं। लेकिन ईरान ने जो उसको मार दिया, ये इसराइली तबसरानगार अमेरिकन ने बोला फर्स्ट टाइम इसराइल की हिस्से में इसराइल को मार पड़ी है और बहुत बुरी मार पड़ी है, वो सिर्फ ईरान ने दी है। नहीं, लेकिन शाम पे हमला किया है, कहते हैं कि कब्जा ना कर ले कहीं इसराइल शाम के ऊपर। मैं वहां पे रह के आऊं, मैं आपको बताऊं मुबारक साहब कि ये बहुत पुरानी बात है कि इसराइल ने मेरी आंखों के सामने एक दफा उनका एयर हेडक्वार्टर बमों से उड़ाया था और शहर के अंदर बिल्कुल ये जो अफजल असद उस वक्त होता था, तो ये बिल्कुल उसके घर के सामने एयर हेडक्वार्टर थे, बड़ी 15-20 मंजिला बिल्डिंग उन्होंने मारे थे इधर बम। ये जो इलाका उसने कब्जा किया हुआ है, जिसको बॉर्डर शाम के बिल्कुल नजदीक है, वेस्ट साइड पे, वो वहां रोज बमबारी वो करते थे, लेबनान के ऊपर रोज बमबारी करते थे। ये ड्रूज एरिया जो मैंने खुद देखा है सारा एरिया, ये ड्रूज लोगों से भी मैं मिला हूँ, ये दूर दराज किस्म के वो शियों की कोई नस्ल है। तो वो सारे जो है वो कभी लेबनान में आधे पड़े, आधे शाम में पड़े, वहां भी हमला करता रहा। इसराइल ने अरबों को दबा के रखा हुआ है और वो कब्जा कर सकता है। मैं आपको बताऊं, ये जो शाम है या लेबनान है या अगर ये उर्दन है, अगर ये कब्जा करना चाहे दिनों में कर लेगा, क्योंकि ये इनकी आर्मी शर्मी को छोड़े हैं। आज जमाना बदल गया है मुबारक साहब, आज टैंकों की कोई वैल्यू नहीं है, आज पैदल फौज की कोई वैल्यू नहीं है, आज गन्ने मन्ने सारी खत्म हो गए हैं। आज जिसकी एयर फोर्स स्ट्रांग है और आपका ये जो ड्रोन सिस्टम चल पड़ा है,
वो मुल्क किसी पर भी कब्जा कर सकता है, और ये अरबों के बाद कुछ भी नहीं है, इनकी एयरफोर्स बिल्कुल कुछ भी नहीं है। तो इसराइल इनको घंटों में मार दे सकता है, जैसे उर्दन है और शाम है और लेबनान है। अच्छा, अमेरिका चलेंगे। जुल्फी बुखारी ने बड़ा वहाँ पे कारनामा अंजाम दिया है। जो हालात पाकिस्तान में है, इंसानी हकूक पामाल हो रही है, इमरान खान के साथ ज्यादती हुई है, और भी लीडरशिप जो है वहाँ पे जेलों में बैठी हुई है। बूढ़ी खवातीन भी है, जिस तरह वो आपकी क्या नाम है, यास्मीन राशिद, और वो गवर्नर पंजाब थे पहले जो। तो अब ये पता चला कि कांग्रेस में बहस होगी, उसके बाद कोई पाबंदियां पाकिस्तान पर लग सकती हैं। आप क्या समझते हैं? जैसे ट्रंप ने पहले मुबारक साहब बोला था कि मैं ये पाकिस्तान का जो जनरल है और कुछ और जनरल के ऊपर पाबंदी लगाऊंगा, अमेरिका में नहीं आ सकते, इनके प्रॉपर्टी जब्त करूंगा, इनके बच्चों को यहाँ से निकालूंगा। लोगों को तो वो निकाल रहा है। जैसे उसने जितने भी इमिग्रेंट्स हैं, जितने भी बाहर के लोग हैं, उसने बोला कि निकलो इधर से और इनको पकड़ के जेलों में डालो और इनको निकालो। ये तो वो कर रहा है। वो पाकिस्तान के बारे में क्यों वो इस अपने बयान के ऊपर ही जैसे वो ट्विस्ट देता है, बहुत सारी चीजें आपने देखी होंगी, रात को और होता है, सुबह और होता है। तो इस तरह पाकिस्तान को भी ट्विस्ट उसने दी, खामोश हो गया। क्यों हुआ? ये जो आपका जनरल वहां पे गया था, ये इससे मिल कोई नहीं रहा था। ये 8-10 दिन वहां पे कोशिश करके इधर उधर एम्बेसडर के थ्रू, लोगों के थ्रू मिला, वहां पहुंच तो गया। ट्रंप के साथ इसकी क्या बात हुई? ट्रंप इतना आसानी से वो आप कह ले कि वो ट्रैप नहीं होने वाला। लाली बात है, उसने बड़ी डिमांडें इसको दी होंगी, ये करो, वो करो, वो करो, वो करो। तो मामला थोड़ा ठंडा तो हो गया, लेकिन आज तक पाकिस्तान में जमहूरियत ना रही है, ना चलेगी जब तक ये सिस्टम चल रहा है। जब तक आप जैली लोगों को सिर्फ हुकूमत चलाने के लिए कि तुम चला लो, तो जो असली लोग हैं, इलेक्टेड हैं, जो जमहूरियत का नाम लेते हैं, जमहूरी मुल्क, उस तरह के इलेक्टेड बंदों को तो किसी ने वहां पे लिफ्ट नहीं दिया आज तक। किसी भी दयानतदार आदमी, काबिल आदमी, वफादार आदमी और मुल्क को चला सकने वाले लोगों को आज तक आने नहीं दिया गया। इस्लाम का नाम लेके लोगों को जलील तर किया गया वहां पे। इस्लाम अल्लाह का मजहब है और वो अल्लाह और इंसान का एक रिश्ता है, जिसमें मुल्ले हमारे शामिल हो गए जो नलायक तरीन और काफर है, सारे मुनाफिक है, ये सारे मुशरक हैं। इन्होंने पूरे मुल्क में गन डाला, इस्लाम को 40,000 तकसीम करवाया और खुद बड़े हुए वहां पे थानेदार बने हुए। ये सब हुआ ना पाकिस्तान में। वहां चूंकि आइन वहां पे अगर है तो एक दिन नहीं चलने किया। जज आपके सब हरामखोर है। 3-3 टन की उनकी लाशें हैं। मुबारक साहब, दुनिया में देखे जजेस सूखे होते हैं, ऐसे ऐसे लक्कड़ की तरह दयानतदारी से काम करते हैं, दयानतदारी से मुल्क के लिए काम करते हैं। उनको कोई सहूलत नहीं होती कि गाड़ियां, बंगले, कोठियां, नौकर चाकर, पुलिस किसी को भी नहीं मिलती यहाँ यूरोप के अंदर। इवन प्राइम मिनिस्टर्स को भी ये नौकर नहीं होते। जो हमारे मुल्क में एक प्राइम मिनिस्टर में 1000 बंदे वो खा पी रहे हैं, वहां पे याशी कर रहे हैं। चीफ ऑफ आर्मी साहब के हालात देखें, कितनी गाड़ियां, कोठे, सब कुछ चल रहा है ना। पाकिस्तान क्या करेगा? पाकिस्तान ऑलरेडी आपका खत्म हो चुका है। नो इकोनॉमी। अच्छा सर, कोई फ्यूचर नहीं होता जी। ये अभी इस्लाम की बात की, आजकल अदालत में एक केस चल रहा, पता नहीं आपकी नजर उससे पड़ी कि नहीं पड़ी। बड़ी तादाद में लोगों के ऊपर तौहीन मजहब के, तौहीन रसालत के केस डाल के जेलों में डाला हुआ है। तो ये कवानीन और तो किसी मुल्क में नहीं है इस्लामी। कहीं भी 295, 298 सी नहीं, कल कॉमर्स में भी एक साहब ने लिखा, तो वहां तो कोई तौहीन नहीं करता मजहब की। यहाँ क्यों ये केस बनाए जाते हैं? वहां वो इस्लाम नहीं है ना पाकिस्तान में। कोई इस्लाम नहीं है, कोई आइन नहीं है। आपके पास दयानत है, हरामखोर है। इस्लाम सिर्फ अल्लाह इज़्म है। मुबारक साहब, ये बड़ी सीधी सीधी बात है। कुरान करीम में जो कहा गया वो इस्लाम है। इस्लाम अल्लाह इज़्म है। अल्लाह ताला अपनी ताकत मनवाने के लिए कुरान नाज़िल हुआ और इससे पहले बेशुमार नबी आए। ये तो मत बोले, हमारे नबी को कई दफा कुरान करीम में कहा गया कि तुम्हारे से पहले बहुत नबी आए और सबको बड़ी बड़ी तकलीफें हुई हैं और सब्र करते थे, तू भी सब्र कर। और ये भी आपको याद है, जो लोग मुल्ला नहीं बताते आज तक, मुबारक साहब ये बात बड़ी नोट करने वाली है, आज तक मुल्ला ने नहीं बताया कि अल्लाह ताला ने हमारे नबी को क्या क्या कहा। ए मोहम्मद, क्या तुम्हें पता था कि तुम नबी बनने वाले हो? ए मोहम्मद, क्या तुम्हें पता था तुम्हारे ऊपर कुरान नाज़िल होने वाला है? ए नबी, तुम्हें पता था कि दीन और क्या चीज होती है? नहीं, ये सब मेरी तरफ से, मैं जैसे नबियों पे एहसान, तुम्हारे ऊपर भी एहसान किया है, मेरी वजह से सब कुछ हुआ है।
कुरान नाज़िल हुआ इस्लाम के लिए। इस्लाम क्या है? अल्लाह इज़्ज़त, बाकी कुछ भी नहीं है। ये मुल्ला की बातें, ये कहानियां, ये झूठ, ये हदीस, ये फ्रॉड, ये सब बनाई गई है। जो अल्लाह ने कुरान में कहा वो इस्लाम है। इंसान का अल्लाह के साथ रिश्ता है, अल्लाह और इस्लाम, दो चीजें। और मोमिन जो उसने बोला, मेरे जो मुझे याद करते हैं, मेरा कुरान पढ़ते हैं, मेरी तारीफें करते हैं, मुझसे डरते हैं, मस्जिदों में जाके रोते हैं, ये मेरे मोमिन है। ये आएंगे क़यामत वाले दिन, इससे पहले कुछ नहीं होने वाला, ना कब्रों में ना किसी और जगह। जो फ्रॉड ये मुल्ले बताते हैं, क़यामत वाले दिन ही वहां पे फैसला होना है, और वो अल्लाह ताला इंसान के अमाल पे वो फैसला करेगा। कोई मुल्ला, कोई पीर, कोई शाह, कोई और चीज किसी को ना जन्नत में भेज सकता है ना दोजख में भेज सकता है। वो सिर्फ अल्लाह है, और अल्लाह उन्हीं लोगों को भेजेगा जो उसने हुक्म दिया है कुरान में। मेरा कुरान पढ़ने वाले, समझने वाले, अमल करने वाले, उनके सामने नूर आएगा, नूर उनके सामने जा रहा होगा, और मैं उनको जन्नत में जगह दूंगा। किसी की बात के ऊपर कोई काफिर नहीं बन सकता, किसी बात के ऊपर कोई शाह, पीर, सैयद नहीं बन सकता। तो ना उनको वहां कोई पूछेगा, ना कोई नबी सिफारिश कर सकेगा। मुबारक साहब, ये बड़ी क्लियर बात है। अल्लाह ही फैसला करेगा, और वो अपने बंदों के हक में करेगा, जो उसके नेक बंदे थे, जो उसको याद करते थे, जो उसकी तारीफें करते थे। बहुत शुक्रिया सर। जी मेहरबानी। नाज़रीन, इस बार और भी प्रोग्राम करेंगे। आज का अदालत में भी केस चल रहा है, और आपको भी पता है कि वकला भी मैदान में आए हुए हैं। कोशिश करेंगे और भी लोगों के साथ इस पर बातचीत करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें। सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, इरफान अहमद खान साहब हमारे साथ हैं, और खान साहब के प्रोग्राम माशाल्लाह लोग बहुत पसंद करते हैं। आप देखा करें जाके, कमेंट्स भी बड़े अच्छे होते हैं। खान साहब के पास मेरा ख्याल काफ़ी नॉलेज भी है, और बड़ी मेहनत करते हैं खान साहब। आजकल जर्मन चांसलर इंग्लैंड गए हुए हैं। खान साहब से पूछें कि क्या चल रहा है। खान साहब, क्या बड़ा कोई ख़ास दौरा है इस वक्त? इस लिहाज से तो हमारे साथ बड़ा खास दौरा है कि दूसरी जंग अजीम के बाद इतना मतलब ऐसा दौरा जिसको बहुत ज्यादा अहमियत दी जा रही है, वो ये पहला दौरा है जंग के बाद से लेके जमाने से लेके अब तक। बीच में दौरे वगैरह तो होते रहे हैं, और मलिका एलिजाबेथ अपनी सालगिरह के ऊपर भी जर्मन हुकूमतों को इनवाइट किया, वो आई, मुख्तलिफ शहरों में गई। इस किस्म के फ्रेंडली जो दौरे हैं वो तो जारी रहे हैं, लेकिन जिस किस्म का सीरियस दौरा अब शो किया जा रहा है, और वो हालात के पेश नजर है। और आपको पता है कि यूरोप और जो इसकी रूस की जो यूक्रेन में मुदाखलत है, वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अब वो 500-500 पाउंड के वजन के जो बम है, वो भी शहरी आबादियों पर गिरा रहा है। जैसे कल उसने एक शॉपिंग सेंटर के ऊपर गिराया है, जिसकी वजह से यूरोप के तमाम ममालिक जो है, मगरबी यूरोप के, ये बहुत ज्यादा अलर्ट है, बहुत ज्यादा जिसे कहना चाहिए खौफजदा है। और खौफजदा का रंग लफ्ज मैंने ऐसे नहीं इस्तेमाल कर लिया, ये जो BBC को इंटरव्यू दिया है जर्मन चांसलर ने, उसका अगर आप तफसील में जाएं या उसको गौर से सुने, उसको देखें, तो उससे साफ पता लगता है कि ये इस वक्त यूरोप वाले जो है घबराए हुए हैं। और पहले फ्रांस के सदर को बरतानिया ने बुलाया और बड़ी मोहब्बत की, जबरदस्त दौरा उसको शो भी किया गया, दिखाया भी गया, और बहुत ज्यादा वेलकम किया गया फ्रांस के सदर को पिछले महीने ही। और अब जर्मन चांसलर को बुलाया गया है, खुद भी जाने में इंटरेस्टेड थी जर्मन चांसलर, और वहां पर जाकर उन्होंने एक दिफाई मुआहदा जो है वो साइन किया है। न सिर्फ दिफाई मुआहदा, बल्कि ट्रेड के बारे में भी, इकोनॉमिक्स कॉर्पोरेशन के बारे में भी, एजुकेशन के बारे में भी, साइंस के बारे में भी, बहुत सारी चीजें उस मुआहदे के अंदर शामिल है। हत्ता कि नई कानून साजी अगर उनको करनी पड़ेगी इंसानी स्मगलिंग को रोकने के लिए, वो भी जो है वो की जाएगी। और BBC के नुमाइंदों से पूछा कि ये तो अभी आप इब्तदाई दौर में, इसमें बड़ा टाइम लगेगा, तो जर्मन ने कहा नहीं, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। हम समर के बाद जब दोबारा बैठेगी हमारी असेंबली, तो सबसे पहले इसी पर कानून साजी की जाएगी, जिसका जिक्र अब हमारे बरतानिया के दौरे के दौरान किया गया है। और इसके अंदर आप देख लें कि भाई इसमें डिफेंस मुआहदा भी है, इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन भी है। जो इमिग्रेंट स्मगलिंग हो रही थी, इस पे से कुछ हाथ उठा लिया हुआ था फ्रांस ने भी, और जब से यूरोपीय यूनियन से निकला है बरतानिया, उसके बाद से वो तवज्जो नहीं दी जा रही थी, बल्कि काम कुछ बढ़ गया था। छोटे जो शिप्स हैं, छोटी
बोट्स वाले लोग ज्यादा स्मगल कर रहे थे, क्योंकि जो सिस्टम इन्होंने बना दिया था उसमें ट्रकों के अंदर लोगों को जाना जरा मुश्किल हो गया था, तो वो छोटी स्मार्ट बोट जो है वो बढ़ गया था। और जनवरी से लेके जून तक 22,500 बंदे जो है वो स्मगल हुए हैं बरतानिया इधर से। तो उस बारे में भी एक मामला कर दिया गया कि जिसके अंदर स्टोरेज वेयर हाउसेस और स्मॉल बोट्स के अलावा जो बहरी जहाज दोनों मुल्कों के दरमियान, यूरोप और बरतानिया के दरमियान समुद्र में, तो उनको भी चेक किया जा सकेगा। इस किस्म की कानून साजी जो है जर्मनी ने यकीन दिलाया कि हम अपने मुल्क में भी करेंगे, और ताकि वहां पर जो अगर ऐसे लोग जो स्मगलर्स की वजह से क्या चढ़ के हमारे वेयर हाउस वगैरह के अंदर इंतजार करते हैं, वेट करते हैं अपनी स्मगलिंग होने का या अपने बारी आने का, बरतानिया जाने के लिए, उनको बड़ी जो है वो हाथ डाला जाएगा। इसके अलावा जर्मनी के अंदर जो है, जर्मनी जो है बरतानिया में ये इसकी ड्रोन तैयार करने की फैक्ट्री भी खोलेगा जो यूक्रेन की जंग के लिए इस्तेमाल होगी। तो इस सारे जो कल की कार्रवाई जो थी उस पर रात बीबीसी ने इंटरव्यू किया है जर्मन चांसलर का, और उससे पूछा है कि भाई ये अचानक इतनी बड़ी तब्दीली क्या आप क्यों देख रहे हैं। तो जर्मन चांसलर ने ये कहा है कि भाई हम इसको अचानक नहीं समझते, हम एक अरसे से इस बात को नोट कर रहे थे। अब तक ये था कि जो हम डिफेंस हमारा यूरोप का वो हमने अमेरिका के हवाले किया था या अमेरिका के छोड़ा हुआ था, और नेटो को ज्यादा से ज्यादा हम फाल कर रहे थे, और यूरोप ने बहुत बड़ा हिस्सा नेटो को फाल करने में, ज्यादा कार्रवाइयां तो नेटो की यही हो रही थी यूरोप के अंदर ही, तमाम मूवमेंट्स वगैरह उनके अड्डे बनाना करना, और उसमें हमने उनके साथ बड़ा ताउन किया। लेकिन अब अमेरिका की पॉलिसी जो एक अरसे से, एक तो वो मुतमईन नहीं है उस जो कुछ हमने किया है, वो ये कहता है जो कुछ किया है हमने किया, अमेरिका ने उसके ऊपर खर्च किया है, वो हमारे खर्च को तस्लीम ही नहीं करता। दूसरा ये है कि उनकी अब पॉलिसी जो है वो एशिया की तरफ ज्यादा है, उसको चीन का खौफ ज्यादा पैदा हो गया अमेरिका को, इसलिए वो एशियन ममालिक के अंदर नए रास्ते ढूंढ रहा है, नए दोस्त बना रहा है, और यूरोप से उसका इंटरेस्ट जो है वो कम होता चला जा रहा है। तो हमें तो असल खतरा जो है यूरोप को तो रूस से है, और वो हमारे सर के ऊपर जो कुछ कार्रवाई वो कर रहा है, जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, कार्रवाइयां कर रहा है, उसके अंदर अमेरिका की वो मदद हमें हासिल नहीं हो रही जो हमें हासिल होनी चाहिए थी, या जो बात माहिरों के तहत अमेरिका को हमारे साथ करनी चाहिए। इसलिए, और हम तो डिफेंस के मामले में गफलत का शिकार है या अमेरिका पे डिपेंड किए रखे, तो हमारा डिफेंस इस वक्त बहुत कमजोर है, और हमने उसको सबसे पहली प्रायोरिटी हमने अपने डिफेंस को देनी है इस वक्त सूरत हाल के अंदर, कि हम जल्दी से जल्दी अपने पैरों के ऊपर खड़े हों। इसीलिए बरतानिया, जर्मनी और फ्रांस, ये तीनों मिलकर जो है एक पॉलिसी बनाएंगे, और हम इस मामले में पूरा एक दूसरे के साथ ताउन करके आगे बढ़ेंगे, ताकि यूरोप को जो खतरा पैदा हो या रूस को जो है अब आगे ब्रेक लगाई जा सके। और इसके लिए हमारे पास टाइम बहुत कम है, और हमारे पास जो जिम्मेदारी है, ये कहना चाहिए जिसकी जरूरत है, वो बहुत बड़ी है, और इसलिए हम बार बार मिलके, तो तीनों ममालिक जो है वो मिलकर हम जा रहे हैं। उस पर उसने सवाल किया कि आप यूरोपियन यूनियन है उसका क्या बने, यूरोपियन यूनियन इस मामले में क्यों ज्यादा वो नहीं है। तो बताया कि यूरोपियन यूनियन असल में ट्रेड का एक ज्यादा, हम ट्रेड पर इंसार कर रहे थे कि भाई आप उसकी तिजारत को ज्यादा फरोग देंगे, और जो ममालिक यूरोप से आए हैं, ईस्टर्न यूरोप से, उन ममालिक ने फायदा तो उठा लिया, उनको इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करने के लिए यूरोपियन यूनियन ने बहुत ज्यादा पैसा दिया, इन सब के अपने पैरों पे खड़े हो गए जिन हालात में आए थे। अब जो जो ये स्टैब्लिश होते चले जा रहे हैं, इनका रवैया जो है बढ़ता चला जा रहा है, जो अब इनका झुकाव रूस की तरफ जो है वो बढ़ रहा है। तो जैसा कि अब 18 जो नई पाबंदियां लगाना चाहते हैं रशिया के ऊपर, उसके अंदर ये लोग ताउन नहीं कर रहे, और जो चेकिया कौन सा रिपब्लिक है उसने तो साफ इनकार कर दिया, वो उसके अंदर रुकावट बना। जब तक स्टाइज किसी बात पर मुत्तहिद ना हो, हम ऐसा फैसला कर नहीं सकते, वो नाफिज अमल नहीं हो सकता, और वो मुल्क जो है वो उसमें रुकावट बना हुआ है। और इस हफ्ते के दिन कह रहे हैं कि अब उम्मीद है कि वो पास हो जाएगा, उसको राजी किया गया है या उसे ये हामी भर लिया कि हाँ वो इसके फैसले, लेकिन वो दिल से कहते हैं राजी नहीं है। लेकिन इसलिए अब इन मालिकों पर हम इनकार नहीं कर सकते, जो यूरोप की सिक्योरिटी है वो हमें खुद ही अपने मुल्कों और 3 ममालिक को ज्यादा जिम्मेदारी जो है
उसको उठानी है। जो इसके स्कैंडिनेवियन ममालिक है वो अपनी जगह मुतहद होकर और अपने डिफेंस के लिए जो है वो कार्रवाइयां कर रहे हैं, और मगरबी यूरोप जो है वो अपने तौर पर इस किस्म की कार्रवाइयां मतलब डिफेंस को क्लियर करने के लिए इकट्ठा हो रहा है। तो ये उनके मेन मकसद था जर्मन चांसलर के दौरे बरतानिया का। खान साहब, यूरोपीय यूनियन ने जिस तरह आप इस दफा ये हालात देख रहे हैं, आप भी बता रहे हैं अभी, तो आने वाले दिनों में कोई यूरोपीय यूनियन को भी खतरा हो सकता है कि आपस में इनमें ऐसी तरह सिस्टम ना चल सके। देखिए, जो वेस्टर्न यूनियन, जो वेस्ट ममालिक के सर पे बनी थी यूरोपीय यूनियन, वो तो अभी तक मुत्तहिद है, लेकिन जो बाद के ममालिक शामिल हुए हैं जिसमें ज्यादातर ईस्ट ब्लॉक के लोग हैं, उनमें से सबके पास तो वो पावर भी नहीं है जो बाकियों के पास। आहिस्ता आहिस्ता इनको शामिल किया जा रहा था। अगर ऐसी सूरत हाल पैदा करते हैं ये लोग, तो भाई ये मसला खड़ा करते हैं यूरोपीय यूनियन का, तो निकाल बात करेंगे यूरोपीय यूनियन वाले, इसमें तो कोई वो नहीं है। अपना डिफेंस तो एक मुकाबले मुकदम है ना, इसलिए इनकी अहमियत उस वक्त तक ही है जब तक ये ताउन करें। अगर ये कदम ताउन को ऊपर आए तो फिर उसके लिए रास्ते दूसरे खुले हुए, तो दोबारा यूरोपीय यूनियन उसका कोई ना कोई हल निकाल लेंगे। चलें, बहुत शुक्रिया खान साहब। ये थी जनाब जर्मनी और इंग्लैंड की सूरत हाल। आप कल से देख रहे होंगे, सोशल मीडिया पे भी वीडियोस चल रही हैं और खान साहब ने बड़ी तफसील के साथ बता दिया। लेकिन हालात आने वाले दिनों में इतने अच्छे नज़र नहीं आ रहे रशिया की तरफ से। हम भी आपको बताते रहते हैं, इंटरनेशनल मीडिया पे भी खबरें चलती हैं, क्योंकि रशिया पे भी कोई इतमाद नहीं कर सकता, ट्रंप पे भी कोई इतमाद नहीं कर सकता। तो अब इन्होंने ये सोचा कि अपना बंदोबस्त खुद करें, और मेरा ख्याल है कि अच्छा फ़ैसला, ये पहले कर लेना चाहिए था, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर आपने भी पहले नहीं चैनल सब्सक्राइब किया तो अभी कर लें। और हाँ, हमारे 1 लाख सब्सक्राइबर होने वाले हैं, पता नहीं कोई 1000 के करीब और चाहिए हमें। देख लें, अगर दिल माने आपका तो चेक कर लें, जुड़े रहें हमारे साथ ताकि और भी प्रोग्राम देख। सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। पिछले दिनों मैंने आपको बताया था स्पेन में एक मस्जिद के ऊपर हमला किया गया, उसे आग लगाई गई। वो मस्जिद ज़ेर तमीर थी। लेकिन यहाँ पे आपको बताऊं कि यूरोप में जो भी मसाजिद हैं, वहाँ पे अब आए दिन कोई ना कोई ऐसा वाक़या पेश आ जाता है जो कभी किसी ने सोचा भी नहीं होता। कल इंग्लैंड की एक अदालत का शायद या परसों फैसला आया, आज इस पे बात करेंगे। और ये वाक़या हुआ कैसे और ये बंदा पकड़ा कैसे गया। हुआ ये कि अदालत ने एक बंदे को कल सज़ा सुनाई, 18 माह जेल की सज़ा सुनाई। अब इसने काम क्या डाला? काम ये डाला कि कोई चूहे माउस जो होते हैं वो लाके तो मस्जिद के बाहर छोड़ दी। अब इन लोगों का दिमाग देखें कि किसी न किसी तरह ये परेशान करते हैं कि कोई ना कोई ऐसा तरीका हो, और मकसद ये होगा कि ज़ाहिर है जब ये बाहर छोड़े जाएंगे तो वो मस्जिद में जाएंगे, दाखिल हो जाएंगे, और वहाँ पे लोग नमाज पढ़ते हैं। कोई ना कोई ट्रबल पैदा करने की कोशिश की गई। मगर ये इंग्लैंड है, उन्होंने पकड़ा कैसे इसे, ये आप सबके इल्म में है कि आजकल हर जगह पे CCTV लगे हुए हैं, हर जगह पे पिक्चर आप ले सकते हैं। कोई वीडियो भी बना लेता है, सोशल मीडिया पे भी डाल देता है, तो बचत नहीं है। अगर कोई कहे कि मैं इस तरह का काम डाल के तो यहाँ से भाग जाऊँगा, तो मेरा ख्याल है कि बड़ा मुश्किल हो गया अब। तो जो इंग्लैंड की अदालत है उसने ये सज़ा सुनाई, और सोशल मीडिया पे भी कल की काफ़ी इस सज़ा के बारे में खलबली मची हुई। यहाँ पे आपको पता है कवानीन ऐसे हैं कि किसी को आप तकलीफ़ नहीं दे सकते, और फिर एक इबादत गाह है, एक मस्जिद है, खुदा का घर है, और वहाँ बाहर आके आप इस तरह की हरकत करते हैं। जो लोग इंग्लैंड में रहते हैं उनको ये तो पता है कि वहाँ पे माउस बहुत ज़्यादा है, बेशुमार है, हर जगह पे। आप जितनी मर्जी कोशिश कर ले फिर भी कहीं ना कहीं से कोई निकल आता है, और लोग इसकी वजह से बड़े परेशान हैं। और फिर वहाँ पे जो कवानीन है वो भी बड़े सख्त है, और इस पर मेरा ख्याल है कि सबको कोई ना कोई तजर्बा है। मुझे याद है 20 साल पहले शायद हम इंग्लैंड शिफ्ट हुए, उस वक़्त जिस घर में गए वहाँ पे भी कुछ 6 माह बाद इसी तरह के हालात थे। तो मैंने वो जो
एजेंट था, उसको फ़ोन किया कि यार ये घर जो है यहाँ पे तो ये माउस हैं बहुत। वो कहता है आप कितने लोग हैं? मैंने कहा इतने। कहता है हर एक के हिस्से में 4-4 आते हैं, तो अभी तो कम है। वो मजाक कर रहा था। वहाँ पे इंग्लैंड में, खासकर लंदन में, लंदन के एरिया में जहाँ शॉप वगैरह, खाने पीने की जगह जो भी है, वहाँ पे इतना बड़ा ये आप कह रहे कि मसला बना हुआ है, इससे निजात हासिल नहीं होती। लोग मुख्तलिफ तरीक़ों से, कोई किसी तरह की मशीन लेके आता है और लगाता है कि इससे भाग जाएंगे, इसकी आवाज़ उनके कानों में पड़ेगी। लेकिन ये जो बंदा है जिसने ये काम किया, ये एक शरारत के तौर पे किया, और जो इसने शरारत की उसकी वजह से अब 18 माह जेल में जाएगा। इसके ज़हन में होगा कि मैं नहीं पकड़ा जाऊंगा और मुझे किसने पकड़ना है। मैं वहाँ छोड़ के, और बाकायदा गाड़ी की तस्वीर आई हुई है CCTV में, और सारा कुछ सामने नज़र आ रहा। और वहाँ की मस्जिद की जो इंतज़ामिया थी, उन्होंने ज़ाहिर इनके इसके ऊपर FIR दर्ज करवाई होगी और फिर इसे ढूंढ लिया। तो अब 18 माह जेल में रहेगा, दोबारा मेरा ख्याल ऐसी हरकत नहीं करेगा। ये ऐसे ममालिक है जहाँ पे आप को बड़ी एहतियात करनी पड़ती है, छोटी सी भी गलती आपके लिए मुसीबत बन जाती है। आपको यहाँ पे जो लोग रहते हैं उनको पता है कि किसी मुश्किल में पड़ जाए तो फिर किस तरह हालात का मुकाबला किया जाता है। ये बंदा अगर कोई काम करता होगा, पुलिस रिपोर्ट ख़राब हुई, काम से गया, 18 माह जेल में रहेगा, फिर जो भी इसका सिस्टम होगा धर्म भरम हो जाएगा। सिर्फ ये नफ़रत जो इसके दिल में थी, इसने इसका ज़ाहिर इस तरह किया। तो जो लोग भी इंग्लैंड में रहते हैं, इन चीज़ों का उन्हें ख्याल रखना चाहिए कि कोई ऐसी हरकत ना करें। मुझे याद है मैं एक दफ़ा एक स्टेशन पे था इंग्लैंड, एक बुज़ुर्ग मिल गए मुझे, जानने वाले। कहते मुझे अभी इन्होंने पकड़ लिया। मैं कहा वो क्यों? कहते वो मैंने ना थूक फेंका है यहाँ पे स्टेशन पे। तो एक बंदा आया, उसने इधर कैमरा लगाया हुआ था, 80 पाउंड जुर्माना डाल दिया शायद। इसी तरह एक दफ़ा हमारे ऑफिस के बाहर 2 लोग थे, वो सिगरेट पी रहे थे, उधर ही सिगरेट फेंका। वहीं एक बंदा सिक्योरिटी वाला था, उसने उनकी वीडियो बना ली और उनसे 80-80 पाउंड फिर जुर्माना लिया। तो जो लोग इंग्लैंड में रहते हैं उनको इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। ये नहीं कि आप अगर घर में माउस आ गए हैं, यहाँ तक कि अगर कोई जहरीली आपने उसको दवाई भी दी है और अगर बाहर फेंकी हुई है तो उसकी वजह से किसी और नुकसान हो गया किसी और जानवर का, तो वो भी आपके गले पड़ जाएगा। तो इसके लिए जो भी तरीक़ाकार है, लोग मुख्तलिफ तरीके बताते रहते हैं, यहाँ भी सोशल मीडिया पे भी, वो इस्तेमाल करें, ना कि उनको मसाजिद के बाहर जाके इस तरह जिस तरह इसने ये काम किया, या किसी के घर के बाहर भी छोड़ा है, तो ये भी जुर्म है। ये भी मैं आपको बता दूँ, कोई ऐसी हरकत नहीं वहाँ पे होनी चाहिए, बाद में ठीक ठाक प्रॉब्लम बन जाएगी आपके लिए। नाज़रीन, मज़हब का एहतराम करना चाहिए, और आपके इख्तलाफात अपनी जगह पे, लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि नफ़रत में आप इस कदर बढ़ जाएं कि इस तरह की हरकतें शुरू कर दें। जो मस्जिद को आग लगाई गई पिछले दिनों, वो भी आप सबके इल्म में, स्पेन में। और मैं अपने प्रोग्रामों में ये कहता रहता हूँ कि हिफाजती कोई ना कोई सिस्टम होना चाहिए, और आपको ऐसा कोई मस्जिद है, घर है, कोई भी जगह है, आज के दौर में CCTV है, वीडियो ये मोबाइल में, और जो कैमरे हैं वो लगा के रखने चाहिए। कोई पता नहीं किसी का कि किसी वक्त भी कोई गलत काम डाल जाए। कोई भी इस तरह का केस हो तो मकसद ये होता है कि खुद भी एहतियात करें। ये जनाब अब देखते हैं, साहब अपील करेंगे, अपील के बाद क्या होगा, मेरा ख्याल अपील करेंगे उसके बाद पता चलेगा। लेकिन मुख्तसर सा मैसेज था, ये छोटा सा प्रोग्राम कि यार अजय भी भाजत एहतियात करो, चैनल को सब्सक्राइब